नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए है। इसमें दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये अध्याय जो है वो वास्तविक संख्या पे आधारित है और इसमें हम लोग यूक्लिड भाग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड भाग एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड भाग एल्गोरिदम बराबर क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज स्मॉलर देन आर और आर इज स्मॉलर देन बी। इस सिग्नल के नीचे में एक ऐसा लाइन दिया रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि या तो आर भी नहीं होगा, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा। अब हमको ये जानना है कि ए क्या होता है, ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, क्यू किसको कहते हैं और आर किसको कहते हैं। तो ए और बी दो ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसको आपस में क्रिया कराने पे हमको क्यू और आर प्राप्त होता है। तो ये ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल और आर को कहते हैं शेषफल। और इस तरह का कंडीशन का क्या मतलब है? इस तरह के कंडीशन का मतलब है कि बी आर से छोटा कभी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाजक शेषफल से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। शेषफल हमारा बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, फिर से भाग देते हैं। हमेशा ही शेषफल हमारा क्या होता है? ये भाजक से छोटा ही होता है। भाजक से बड़ा शेषफल कभी नहीं हो सकता है। इसको अगर भाग की प्रक्रिया पे ढांचा पे लाके देखेंगे तो क्या होगा? इसको ऐसे लिख पाएंगे हम लोग कि ए बी क्यू और आर, ये क्या होता है? ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल और ये हमारा शेषफल। भाग की प्रक्रिया तो हम लोग बच्चे से ही जानते हैं, इसलिए इसको समझने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसी प्रक्रिया पे हम इस सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। यहाँ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि यदि बी बराबर ए सी तो बी ए का क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है खाली जगह, इसमें भरना है कि बी ए का क्या होगा। तो यदि b बराबर ए सी होता है तो बी ए का क्या बन जाता है? बी ए का गुणज बन जाता है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर 1 में लिखेंगे गुणज। अब नंबर बी में है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो आर का मान बताना है। आर मतलब इसमें क्या पूछ रहा है? शेषफल पूछ रहा है। तो देखिए इसी भाग के ढांचे पे इसको रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा आर हमारा। तो भाजक क्या है? यहाँ दिया हुआ है ए 72, तो भाज्य है ए, तो भाज्य के जगह पे ए को लिख देंगे। और बी क्या दिया है? 9, और बी क्या होता है? भाजक होता है, तो इसलिए यहाँ 9 लिख देंगे। अब 9 के पारा में 72 है, कितने बार में है? 9 8 8 बार पढ़ते हैं तो 72 है। अब देखिए 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो गया, 7 में 7 घटाएंगे तो 0 हो गया। ये जो मान निकला हमारा क्या निकला इस जगह? तो यहाँ हमारा आर क्या आ गया? ये शेषफल होता है, यही 72 में 72 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या था? भाजक था, ये भाज्य था, और यहाँ 8 जो निकला ये हमारा क्या हुआ? भागफल हो गया। और ये लास्ट में जो बचा यही है हमारा शेषफल, मतलब आर है ये हमारा। तो आर हमारा क्या निकला है? 0 निकला है। और नंबर 2 में हमको आर ही पूछा जा रहा है कि आर का मान क्या होगा। तो आर का मान क्या निकला हमारा? 0 निकला है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 0।
अब नंबर 3 है कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में b दिया हुआ है, q भी दिया हुआ है और r भी दिया हुआ है, a का मान निकालना है, तो इसको हम लोग किस तरह से लाएंगे, इस पे बनाएंगे। भाग की प्रक्रिया में इसको नहीं बदलेंगे, इसको इस तरह से ही लिखेंगे तो ये मिल जाएगा a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए a बराबर BQ प्लस R हम लिखे हैं, यहाँ a का मान ही पूछ रहा है, तो a तो हमको पता नहीं है, a को a ही लिख देते हैं। b का मान दिया हुआ है हमारे पास पहले से ही 4, यहाँ लिखते हैं 4। q का मान क्या दिया हुआ है 5, लिखते हैं गुना 5, और प्लस r क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिख दिए 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि a बराबर 4 5 20 जोड़ 1, तो a बराबर लिख सकते हैं 20 और 1 21। a का मान बराबर हमारा क्या निकल गया 21 निकल गया, तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 21। अब नंबर 3 हमारा हो गया। नंबर 4 में है कि यदि भाग एल्गो a बराबर BQ प्लस R में a 37 दिया हुआ है, b 4 दिया हुआ है, r 1 दिया हुआ है, तो q का मान क्या होगा। q मतलब क्या पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग इसी सूत्र पे बैठा के बना सकते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इसी सूत्र पे बनाएंगे तो क्या होगा हमारा मान कि a बराबर BQ प्लस R। a हमारा क्या दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, इस जगह पे लिखेंगे 37 बराबर b का मान दिया हुआ है 4, q का कोई मान नहीं है, q ही हमको पता करना है, गुना q दे दिए, और प्लस r का मान दिया हुआ है 1, यहाँ लिख दिए 1। अब देखिए ये है 37 और इधर क्या है 4q प्लस 1, तो ये 1 है मतलब ये अचर पद है, और इसके साथ q है मतलब इसके पास एक चर पद है, और चर चर के साथ क्रिया करता है, अचर अचर के साथ क्रिया करता है। चर अचर के साथ क्रिया नहीं कर सकता है और अचर चर के साथ क्रिया नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये एक इसके साथ तो ना अपने आप को जोड़ सकता है, ना घटा सकता है, ना गुना कर सकता है, ना भाग कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई चर पद नहीं है। तो इस एक को लेके हमको किधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। और यही सीख चुके हैं कि जब बराबर के एक तरफ से बराबर के दूसरे तरफ किसी को ले जाते हैं तो वो क्या करता है, जो जिस कंडीशन में वो होता है उसको ही चेंज कर लेता है। अगर वो जोड़ के प्रक्रिया में है तो उधर जाके घटाव के प्रक्रिया में आ जाएगा, अगर उधर उस तरफ वो घटाव की प्रक्रिया में है तो इधर आके वो जोड़ की प्रक्रिया में आ जाता है, अगर गुना की प्रक्रिया में है तो भाग की प्रक्रिया में हो जाता है, और अगर भाग की प्रक्रिया में है तो गुना की प्रक्रिया में हो जाता है। तो इस एक को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जोड़ की क्रिया में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। एक यह लिख देंगे 4q। अब देखिए 37 में एक घटाएंगे तो हो जाएगा 36 बराबर 4q। अब ये q इसके साथ गुना है, जब इसको 4 को सिर्फ इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये इधर गुना के प्रक्रिया में है, और गुना जब दूसरी तरफ आता है तो वो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। तो लिखेंगे q बराबर 36/4, 9 चौके 36, कट के खत्म हो गया। q का मान हमारा क्या निकल गया, 9 निकल गया, और इसमें q का मान ही पूछ रहा था तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 9। ये नंबर 4 भी हमारा हो गया। नंबर 5 में है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो महत्तम समावर्तक 12 92 और महत्तम समावर्तक 12, और क्या होगा इस जगह पे एक दूसरा और क्या मान होगा, और बराबर इधर भी दिया हुआ है, वहाँ 2 खाली जगह दिया हुआ है, इन दोनों में मान को भरना है, महत्तम समवर्तक बताना है। तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसी भाग की प्रक्रिया पे लाएंगे। यहाँ लिखा है कि a बराबर BQ प्लस R, इस पे लाना है। तो देखिए यहाँ 92 है तो लिखेंगे 92 बराबर 12 गुना 7 और जोड़ 8। इसके अनुसार से अब हम जानते हैं कि 92 क्या है, 92 है हमारा भाज्य, 12 क्या हो जाएगा भाजक। अब 12 से 92 में जब भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, यहाँ दिया है 7, भागफल 7 दिया है तो 7 बार में करते हैं तो 62 84 हो जाएगा।
इसको जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा हमारा 92 में 84 को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। शेषफल हमारा क्या आया 8 आया है। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि 92 बराबर 12 गुना 7 जोड़ 8, और वही यहाँ भी हुआ है कि 92 बराबर 12 गुना 7 और जोड़ 8। शेषफल हमारा क्या निकला 8 निकला। तो देखिए महत्तम समावर्तक में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा शेषफल बचता है वो क्या बन जाता है बाद में, वो बन जाता है हमारा भाजक। शेषफल बन जाता है भाजक, और भाजक क्या बन जाता है भाज्य बन जाता है। तो भाज्य की जगह पे इस बार क्या आएगा 12 आएगा। तो अब अगर अगला स्टेप इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भाजक अब क्या बन गया भाज्य बन गया। तो इसलिए भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य, यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर होगा भाजक। अब शेषफल हमारा क्या बन गया है भाजक बन गया है, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब 8 के 12 को कितने बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़े हैं तो यहाँ 8 हो गया। 12 में 8 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। इस बार शेषफल हमारा क्या आया 4। तो भाजक गुना भागफल, भागफल 1 है तो यहाँ गुना कर दिए 1 से, और जोड़ होता है शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या आया है 4 आया है, तो यहाँ लिख दिए शेषफल। अभी इस भाग की प्रक्रिया को और आगे ले जाएंगे इसलिए क्योंकि हमको शेषफल 0 लाना है, और शेषफल ही जो बचता है वह क्या बन जाता है भाजक बन जाता है। तो शेषफल भाजक बन जाएगा। तो इस बार शेषफल 4 है तो यहाँ भाजक के जगह पे 4 लिख देंगे, और भाजक ही क्या बन जाता है भाज्य बन जाता है। तो भाज्य की जगह पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 लिख दिया भाज्य की जगह पे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 8 होगा। अब 8 भाज्य है और 4 भाजक है, तो भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा 2 बार में लगेगा। 4 दूनी 8, ये क्या बन गया 0। 8 में 8 को घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 8 गुना 2 भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और जो भाजक शेषफल को शून्य बना देता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो ये भाजक जो है 4 जो है यही क्या शेषफल को बना दिया शून्य बना दिया। तो इस संख्या का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये नंबर 5 में महत्तम समावर्तक भरना था, तो महत्तम समावर्तक हमारा 4 हो गया। और कैसे हुआ, क्योंकि 4 ही शेषफल को क्या बना दिया शून्य बना दिया, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी बचा हुआ है कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7 और 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0, ये देखिए जोड़ 0 मतलब शेषफल क्या हो गया शून्य हो गया है। तो महत्तम समावर्तक 42 और 35 का महत्तम समावर्तक पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ ही है कि शेषफल शून्य बन गया है, और शेषफल शून्य बनाने वाला भाजक कौन है 7 है। इस 7 से जब 35 में भाग लगा 5 बार में, वो क्या बन गया शेषफल हमारा शून्य बन गया। इसलिए इस आखिरी नंबर का 42-35 का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि 7 एक ऐसा भाजक है इसमें जो कि शेषफल को क्या बना दिया शून्य बना दिया, इसलिए आखिरी नंबर का महत्तम समावर्तक हमारा क्या हो गया 7 हो गया। 1 का प्रश्न संख्या 1 में 6 सवाल दिया गया था और 6 कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।